सो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो आज अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ई लेक्चर के सेशन में, वो है अपना स्पेशल इश्यूज इन ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ये अपना यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। सो अपन स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, इसमें अपन पढ़ेंगे इश्यूज़, यानी कौन कौन से वो इश्यूज़ होते हैं जो बीइंग एज ए एचआर हमें सोचने पड़ते हैं, कंसिडर करने पड़ते हैं जब भी हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं या उनके एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम सोचते हैं। तो ये नॉर्मली इसमें 3 इशू आते हैं। पहला इशू आता है आपका लीगल इश्यूज़। लीगल इश्यूज़ क्या कहते हैं, ये हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करते हैं और इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सिविल राइट्स, यानी कि कोई एम्प्लॉय यदि मान लीजिए डेंजरस सिचुएशन में काम कर रहा है, जैसे एम्प्लॉय मान लीजिए इंजर्ड हो गया ट्रेनिंग करते वक्त, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या इसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। दूसरा जो इशू आता है वह है क्रॉस कल्चर। क्रॉस कल्चर क्या कहता है कि देखिए डिफरेंट जो एनवायरनमेंट है उसके साथ जब हम डिफरेंट लर्नर्स को अटैच करते हैं, क्योंकि हर एम्प्लॉय अलग अलग लोकेशन से आता है, उनकी डिफरेंट बिलीव्स होती हैं, तो उसके अंदर वो किस तरीके से डील करेगा, क्या क्या किन बातों का हमें ख्याल रखना है डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते वक्त। तो ऑन साइट पे क्या ख्याल रखना है, ऑफ साइट पे हमें क्या ख्याल रखना है। अगर मान लीजिए हम फॉरेन के एम्प्लॉयज़ को बुला रहे हैं तो उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। तीसरा आता है हमारा डाइवर्सिटी। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये भी हमें ध्यान रखनी है कि अलग अलग तरीके से कैसे इसको हम फॉर्म कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ लीगल इश्यूज़। पहला आता है फेलियर टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। जैसे मान लीजिए इशू क्या आता है कि हम एक लिमिटेड समय तक ही क्या है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकते हैं, यानी पर डे के हिसाब से भी क्या है एक टाइम लिमिट बंधी हुई है। इससे ज़्यादा हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के नाम पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या जहाँ कभी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं उनको नहीं रोक सकते हैं। दूसरा, मैनी स्टेट्स के रिक्वायर कि एम्प्लॉयर्स भी रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एम्प्लॉय देयर सैलरी एंड और फाइनेंशियल सेटलमेंट। यदि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है या फिर एक्टिविटी कर रहा है, तो कई स्टेट्स ने कह रखा है कि ये एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई एम्प्लॉय ट्रेनिंग के वक्त इंजर्ड हो जाता है या उसके हेल्थ इशू कोई आते हैं तो वही उसको क्या करेगा, टेक केयर करेगा। तीसरा आता है एम्प्लॉयज़ और अदर इंजर्ड आउटसाइड अ ट्रेनिंग सेशन। द कंपनी इज़ लायबल फॉर इंजरी और डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम एक्शन ऑफ पुअरली, इनकरेक्टली और इनकम्प्लीटली ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़। तो यदि कोई एम्प्लॉई है जो अनट्रेंड है, अगर उनको भी कोई ट्रेनिंग के वक्त चोट लगती है तो उसके लिए भी एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबल है। और यदि कोई एक्सटर्नल बाहर से रिसोर्स आ रहे हैं और एक्सटर्नल काम करते वक्त हो रहा है तो भी क्या है, एम्प्लॉयर ही उस बात का ख्याल रखेगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी लोकेशन पर जाकर ट्रेनिंग ले रहा हूँ टेक्निकल ग्राउंड की, या जैसे मान लीजिए जेसीबी को कैसे हैंडल करना है या हैवी क्रेन्स को कैसे हैंडल करना है, और ड्यूरिंग दिस टाइम मुझे इंजर्ड हो जाती है या मुझे इंजरी हो जाती है, तो उस वक्त भी जो एम्प्लॉयर है वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा, प्लस जिसके यहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो भी इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इन दोनों कंडीशन में मेरी टेक केयर का काम किन देगा, इन दोनों लोगों का रहेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और डिफेमेशन। क्योंकि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं तो उसमें हम एम्प्लॉयज़ को कई सारी फाइल्स, कई सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, क्योंकि हमें उनकी परफॉर्मेंस क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर भी एक ये लीगल इशू आता है कि वो कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को लीक नहीं करेंगे। देन रिप्रोड्यूस एंड यूजिंग कॉपीराइट मटेरियल इन ट्रेनिंग सेशन विदाउट परमिशन। अंडर दिस की जो कोई भी जो एक्सटर्नल है रिसोर्सेज के थ्रू कोई ट्रेनर आया हुआ है या हम खुद अपने यहाँ पे कोई बंदे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान कोई भी कॉपीराइट मटेरियल जैसे टेक्स्ट का कोई होगा या बुक का होगा या कोई कंटेंट होगा, आर्टिकल होगा, तो ऐसा कोई भी चीज़ हम उनको नहीं शो कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ द पर्सन जिसने वो चीज़ को कंस्ट्रक्ट किया है या बनाया है। दूसरा, कोई भी वीडियोस, कोई भी मैनुअल्स, कोई भी हैंडआउट्स अगर वो कॉपीराइट मटेरियल है तो हम अपने ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को नहीं दे सकते विदाउट परमिशन, दैट इज़ इलीगल। दूसरा, ट्रेनिंग के दौरान सिविल राइट्स के टाइटल 8(7) के अनुसार कोई भी कलर, कोई भी जाति, कोई भी लिंग भेद, रिलीजन, जेंडर और नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ट्रेनिंग के अंदर में। दूसरा, अंडर द एज डिस्क्रिमिनेशन,
अगर कोई पर्सन 40 से ऊपर है तो उसको ट्रेनिंग सेशन नहीं कराने चाहिए। देन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन के अनुसार जो आपको ये एडा है और जो ये आपको सिविल राइट्स है 1964 के अनुसार, ये दोनों चीज़ें किसके होंगी, इन्फोर्स करेंगी ट्रेनिंग सेशन को अंडर द EEOC के अंतर्गत। दूसरा जो यूएस डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या कह रखा है ट्रेनिंग के लिए कि कोई भी वुमेन और माइनॉरिटीज़ को ट्रेनिंग सेशन में, मतलब कोई बच्चा है या एडल्ट से कम है तो उसको ज़्यादा उसमें ट्रेनिंग में टेक्निकल चीज़ों पे वर्क नहीं कराया जाएगा। ऐसे ही नॉट एंश्योरिंग द इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ वाइल इन ट्रेनिंग, अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ दे फीडबैक एक्सेट्रा शुड बी इक्वल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, हमें ट्रेनिंग के वक्त हर एम्प्लॉयज़ से इक्वल फीडबैक लेना पड़ेगा और कहीं किसी पर्सन पे जोक्स या रिमार्क्स हम उसमें नहीं दे सकते। रिक्वायरिंग एम्प्लॉयज़ टू अटेंड प्रोग्राम डेट माइट बी ऑफेंसिव टू देम, जैसे मान लीजिए हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, विद सम ट्रेनीज फाउंड ऑफेंसिव एंड काउंटर टू दियर रिलीजियस बिलीफ। तो ऐसे किसी भी एंगल में, यानी किसी के धर्म के बात करते हुए उनके रिलीजन और उनके बिलीफ्स पे हम कोई भी शब्द नहीं बोल सकते अंडर द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एक ऑफेंस माना जाएगा। उसके अलावा अगर हम ट्रेनिंग सेशन करवा रहे हैं जैसे मान लीजिए सुपर मार्केट पे, तो वहाँ उनको हम क्या है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, कोई पार्शलिटी हम नहीं करेंगे कहीं भी किसी भी लेवल पर ट्रेनिंग सेशन के अंतर्गत। दूसरा आता है आपका क्रॉस कल्चर प्रिपरेशन। क्रॉस कल्चर प्रिपरेशन क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स एजुकेटिंग द एम्प्लॉयज़, यानी कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी आपको ट्रेनिंग आप जिनकी कराने चाह रहे हैं, उनकी फैमिली हो कोई भी हो, उन सभी को हम ट्रेनिंग के लिए आमंत्रण इनविटाइट दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है, नॉर्मली ग्लोबल कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ भी क्या डिफरेंट तरीके के होते हैं। एक होता है पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी कौन होती है, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी इंडिया में है और इंडिया के ही ब्रांचेस जो हैं उनको मैं एम्प्लॉयज़ को काउंट कर सकता हूँ, बट इसके लिए ज़रूरी है कि मेरा हेडक्वार्टर भी क्या होना चाहिए, इंडिया में ही होना चाहिए। देन होस्ट कंट्री नेशनल, कि मान लीजिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं नेपाल में या नेपाल में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होंगे तो उस कंट्री को वहाँ का होस्ट कंट्री माना जाएगा। नेपाल कौन होगा, होस्ट कंट्री होगा। थर्ड कंट्री लोकेशन, थर्ड कंट्री लोकेशन होती है जैसे मान लीजिए मेरी एक ब्रांच इंडिया में है और मेरा जो हेडक्वार्टर मान लीजिए वो नेपाल में है, या हम इसको मानते हैं मान लीजिए भूटान में है या रशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं पे भी है, तो हम लोग क्या ट्रेनिंग करा रहे हैं कोई थर्ड लोकेशन में। जैसे मेरा एक इंडिया में भी ब्रांच है और एक मेरी अमेरिका में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया या रशिया में अपनी ट्रेनिंग को होस्ट कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में तो थर्ड कंट्री होगी लोकेशन, वो होगी रशिया। तो इसमें क्या मान रहे हैं, इसमें वो एम्प्लॉयज़ को हम जो लेते हैं, इसमें विच हुज कंट्री ऑफ ऑरिजिन इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट कंपनी एंड द होस्ट कंट्री। तो होस्ट कंट्री मान लीजिए मैंने ऑर्गेनाइज़ करी है और रशिया में कर रहे हैं, तो पेरेंट कंपनी कौन सी होगी, जिसका हेडक्वार्टर होगा वहाँ पे जिस जगह पे हम मीटिंग या एम्प्लॉयज़ करवा रहे हैं। तो फिर आता है आपका डायमेंशन ऑफ कल्चर डिफरेंसेस दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर, ये आपके एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर से रिलेट करता है। पहला आता है अ कल्चर इज़ द सेट ऑफ असम्पशंस ग्रुप मेंबर्स शेयर्स अबाउट द वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्ल्ड एंड द आइडियल्स वर्थ स्ट्राइविंग फॉर। तो कल्चर क्या कहता है, कल्चर ये कहता है कि जब हम अदर ग्रुप के मेंबर्स के साथ अपनी ट्रेनिंग सेशन को कंडक्ट कराते हैं तो हमें कई डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ को सीखने को मौका भी मिलता है और इससे आपके बिहेवियर में भी काफ़ी कुछ चेंज आता है। तो कल्चर जो होते हैं वो हमने 5 डायमेंशन में रखे हैं। पहला आता है आपका इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म। ये क्या है कि पीपल एक्ट एज ए इंडिविजुअल और एज ए मेंबर ऑफ अ ग्रुप। तो अगर हम इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की बात करते हैं लाइक अमेरिका, तो वी एक्सपेक्ट क्या करते हैं, टू बी हायर्ड, इवेल्युएटेड एंड रिवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल। तो जैसे अमेरिका की हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका में क्या चलता है, अमेरिका में हर एक एम्प्लॉय की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। देन सेकंड आता है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। इसके अंदर क्या करते हैं, हम कुछ अनस्ट्रक्चर सिचुएशंस को क्या करते हैं, कंसिडर कई बार कर लेते हैं। अ कल्चर विद अ स्ट्रॉन्ग अनसर्टेनिटी ओरिएंटेशन फेवर द स्ट्रक्चर सिचुएशन।
अब जैसे किसी के कल्चर, कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग अनसर्टेनिटी भी क्या है, वो फेवर करते हैं स्ट्रक्चर सिचुएशंस को। जैसे हम जापान को देखते हैं, जापान में सबसे ज़्यादा क्या है, हम कहें कि थोड़ा सा नेचुरल कैलिमिटीज़ ज़्यादा देखी जाती हैं। तो वहाँ का कल्चर किस तरीके का है, चीज़ों को देखने का, एनालाइज करने का, और इन चीज़ों से कभी भी घबराने का नहीं देखा गया कल्चर। तो हम जब कल्चर्स की बात सकते हैं और हम मान लीजिए इंडिया में लोगों को सिखा रहे हैं, तो कैसे हम उन लोगों के डिफरेंट कल्चर को, उनके बिहेवियर को हम अपने यहाँ के लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, मैचअप करा सकते हैं। मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच अ कल्चर वैल्यूज़ बिहेवियर कंसर्न ट्रेडिशनल मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। मैस्कुलाइन कल्चर इंक्लूड्स द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड जर्मनी। तो ये दो तरीके के कल्चर्स की हम बात कर रहे हैं जो कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के हिसाब से मानी जाती हैं। देन आती है आपकी पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस रेफर्स टू एक्सपेक्टेशन फॉर द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन अ हायरार्की। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों को तो ज़्यादा पावर दे दी जाती है, जिनको कुछ लोगों को कम पावर दी जाती है। देन टाइम ओरिएंटेशन ये क्या है सॉरी, अ कल्चर फोकस ऑन द फ्यूचर rather than द पास्ट एंड प्रेजेंट। जैसे अमेरिका कल्चर क्या कहता है, वो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन होता है, यानी कि वो शॉर्ट टर्म होता है और उनको थोड़ा सा कम जल्दी क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। जबकि अदर जो हम देख रहे हैं जैसे चाइना है, जापान है, यहाँ पे जो है लॉन्ग रन के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं और इनका जो बिहेवियर है वो लंबे समय तक आपके अंदर रहना चाहिए, ये ट्रेन कराया जा रहा है। फिर आता है मैनेजिंग फोर्स डाइवर्सिटी। मैनेजिंग फोर्स डाइवर्सिटी क्या है जिसके अंदर एलिमिनेट वैल्यूज, स्टीरियोटाइप्स, बायसनेस एंड मैनेजरल प्रैक्टिस दैट इनहिबिट एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। तो वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब हम डाइवर्सिटी ट्रेनिंग की बात करते हैं तो पहले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ या बायसनेस या फिर कोई ऐसी इनएक्टिविटी जो कि आपके एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने में हडल पैदा कर सकती है, उसको हम हटा सकते हैं। दूसरा होता है मैनेजिंग डाइवर्सिटी है क्या। मैनेजिंग डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में। फिर आता है आपका इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो इसके अंदर क्या है कि हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे लेबर क्लास हम जिसको मान के चल रहे हैं, उनका टर्नओवर भी क्या है हमारे यहाँ पे एक तरीके से स्टेबल होना चाहिए। और जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उनकी कॉस्ट भी क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि हमारी टीम इफ़ेक्टिवली काम करे, हम लोग फिज़िकल और एथनिक डिफरेंसेस को दूर करें, कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करें, तो इसमें भी क्या आता है, डाइवर्सिटी जो होती है ये आपकी हेल्प करती है। देन हम जो मैनेजिंग डाइवर्सिटी है ये हम ना कुछ लीगल तौर पे भी क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे पॉलिसीज़ बना के या डिसीजंस मेकिंग करके या मीटिंग्स इक्वल अपॉर्चुनिटी दे के भी हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें बांधती हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये जो हमारी मैनेजिंग डाइवर्सिटी अप्रोच होती है, इसके अंदर जो हमारे बिलीव्स और बिहेवियर्स हैं ये हमारे इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को डेवलप करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ में आनी चाहिए। दूसरा, अंडर द साइकिल ऑफ डिसइल्यूजनमेंट शोन इन फिगर 10.3 P37 illustrate that disillusionment and the frustration among women and minorities, कि यदि हम लोगों को नेग्लेक्ट करते हैं जैसे वुमेन्स और माइनॉरिटीज़ को, इन पर्टिकुलर रिजल्टिंग फ्रॉम द अप्रोच टू डाइवर्सिटी, क्योंकि हम यहाँ अलग अलग लोगों को देख रहे हैं तो यहाँ पे हम वुमेन्स और माइनॉरिटीज़ को अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में क्या होती है, तो वुमेन्स और माइनॉरिटीज़ ऑफन लीव दिस टाइप ऑफ फर्म। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या है, वुमेन्स और माइनॉरिटीज़ को अलग छोड़ देना चाहिए। ऐसा ही आता है आपका मैनेजिंग डाइवर्सिटी ट्रेनिंग कम्स फ्रॉम द नीड टू मूव बियॉन्ड सिंपली अबाइडिंग बाय लॉज। ये कुछ लॉज के थ्रू भी अबाइड हो सकती हैं। जैसे डाइवर्सिटी ट्रेनिंग इज़ डिज़ाइन टू चेंज एम्प्लॉय एटीट्यूड। तो हम ट्रेनिंग करा क्यों रहे थे, ताकि उनके एटीट्यूड में चेंज आ जाए, जैसे वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, स्किल्स इन्हेंसमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर हम डाइवर्सिटी ट्रेनिंग का डेली पॉइंट देखते हैं अलग अलग डिफरेंट तरीके से, तो हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को डेवलप होना चाहिए। और यदि यहाँ पे हम पहला पॉइंट देखें वो क्या आ रहा है,
यदि हम अपने सक्सेसफुली चाहते हैं कि हमारी वर्क फोर्स जो है डाइवर्सिटी के साथ रिलीज़ हो, तो कुछ बातें हमें इंश्योर करनी पड़ती हैं। जैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं दूसरे वैल्यूज़ बिलीव्स को समझें, अपने डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करें, और अगर किसी के अंदर कोई बिहेवियर है और कोई ऐसा है कि हम दूसरे लोगों से चिढ़ते हैं या हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं किसी अदर कल्चर से, तो उसको हम क्या करें, एलिमिनेट करें। इसी के लिए दूसरा पॉइंट क्या आता है, एटीट्यूड अवेयरनेस एंड चेंज प्रोग्राम। इसके अंदर हम फोकस किस पे कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ पर। एम्प्लॉयज़ क्या, अवेयरनेस ऑफ डिफरेंसेस इन कल्चर एंड एथिक बैकग्राउंड। देखिए हर एक एम्प्लॉय का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स हो सकते हैं। तो अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो कि थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन है और आप सारे वेजिटेरियन हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उसके स्किल्स पे बात करनी चाहिए, ना कि उसके किसी बिलीफ पे या अदर थिंग्स पे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर लोगों को बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, ताकि क्या करें, आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हों और एम्प्लॉय जो है अपना डेवलप भी हो, और ट्रेनिंग के अंदर भी इस बात को हम ख्याल रख सकते हैं।